हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के पाठ दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। हमारा विश्व 1945 से लेकर 1990 तक दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का मुखिया साम्यवादी रूस था और पश्चिमी गुट का मुखिया यूएसए था। दोनों ही गुटों को दो ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता के अंत से आप क्या समझते हैं। 1990 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया, यानी कि यूएसएसआर के टूटने पर उसके सभी 14 देश उससे अलग हो गए और अब पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम था यूएसए यानी कि अमेरिका। इसको ही दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना जाता है। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बर्लिन की दीवार का गिरना बताया जाता है। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी की गई। इसको शीत युद्ध का प्रतीक माना गया और जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी के नागरिकों ने स्वयं ही इस दीवार को अपने हाथों से गिरा दिया। इसको ही शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। बर्लिन की दीवार को जर्मनी की जनता ने स्वयं गिराया। इसमें किसी प्रकार की सेना या सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन कौन थे। व्लादिमीर लेनिन रूस के बहुत प्रसिद्ध विद्वान और युवा क्रांतिकारी थे। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की, पूरे रूस में मार्क्सवाद का प्रचार किया, इस बात पर बल दिया कि वो सभी को रोजगार देंगे, सभी को भोजन देंगे और लोगों को जार के तानाशाही शासन से मुक्त कराएंगे। लेनिन के द्वारा पूरे रूस में इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि साम्यवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिससे लोगों का भला होगा। इस आधार पर लेनिन ने 1917 में नवंबर 1917 में रूस के महल पर हमला किया। यहाँ तक कि रूस के सैनिकों ने भी बोल्शेविक कार्यकर्ताओं का साथ दिया। इस क्रांति में विश्व की सबसे पहली मजदूर क्रांति कहलाई और इस क्रांति ने जार के शासन का तख्ता पलट कर दिया और विश्व में पहली साम्यवादी सरकार स्थापना हुई और इस सरकार को व्लादिमीर लेनिन ने स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, लेबर सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। 1917 में रूसी क्रांति के बाद पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया। सारे के सारे उद्योग, सारे खेत सरकार के नियंत्रण में आ गए। केवल एक ही पार्टी पूरे राज्य में राज करेगी, एक ही पार्टी के लोग सामने काम करेंगे और उसके अलावा पूरी की पूरी व्यवस्था मार्क्सवादी प्रणाली पर आधारित होगी। कोई भी पूंजीवादी या निजीवादी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा। सभी को काम मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को भोजन मिलेगा। सरकार का दायित्व होगा कि देश में रहने वाले सभी लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराएगी और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम मिलेगा और पूरी तरह से सभी लोग देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इसको ही सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। मार्क्सवाद किसे कहते हैं। जर्मनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था कार्ल हेनरी मार्क्स। मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। कुछ दिनों बाद ये अमेरिका चले गए। वहां उन्हें इनका एक मित्र मिला, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर बहुत सारे शोध अनुसंधान किए। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनमें इनकी दो पुस्तकें विशेष प्रसिद्ध हुई, दास कैपिटल और द लेबर मैनिफेस्टो। दोनों ही पुस्तकों में इस बात पर बल दिया गया कि हमारा समाज, हमारा संसार दो भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। अमीर थोड़े से हैं, मात्र 10%,
परंतु संसार की 90% पूंजी पर उनका अधिकार है, और वहीं संसार के 90% व्यक्ति गरीब हैं और उन्हें मात्र 10% में ही गुजारा करना पड़ता है। मार्क्स इस बात पर बल देते हैं कि अमीर अपनी पूंजी के बल पर गरीबों का और अन्य लोगों का भरपूर शोषण करते हैं, और ये शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक गरीब, मजदूर, किसान, बुजुर्ग, बच्चे ये सब मिलकर एक नहीं हो जाते, और एक होने के बाद ये सशक्त क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को पलटकर एक सामान्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे, जहां सभी समान होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सभी को भोजन मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। इस व्यवस्था को ही मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं? रूसी क्रांति को कम्युनिस्ट क्रांति, मजदूर क्रांति, खूनी क्रांति और सोवियत क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में एक व्यक्ति जिसका नाम था जार, उसका तानाशाही शासन था। शासन बहुत ही तानाशाही पूर्ण था, लोग रोटियों के लिए, भोजन के लिए तरस रहे थे। ऐसे में व्लादिमीर लेनिन ने पूरे रूस में अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। इस बोल्शेविक पार्टी ने पर्चों के द्वारा घर घर घूमकर लोगों को समझाया कि सभी को एक समान जीवन का अधिकार है, सभी को भोजन का अधिकार है, सभी को रोजगार का अधिकार है, और हमें यह पाने के लिए क्रांति करनी होगी। और देखते ही देखते बड़ी मात्रा में बोल्शेविक पार्टी में रूस के लगभग सभी लोग शामिल हो गए, जिसमें बड़ी संख्या में औरतें, वृद्ध, बच्चे और युवा शामिल थे। यहाँ तक कि बोल्शेविक पार्टी पूरे रूस की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और नवंबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बहुत से लोगों ने महल पर हमला बोला। ये हमला इतना मजबूत था कि महल के सैनिकों ने भी बोल्शेविक क्रांतिकारियों का साथ दिया, और जल्द ही पूरे महल पर कब्जा कर लिया गया, जार की हत्या कर दी गई और रूस में तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट के फलस्वरूप एक क्रांति स्थापित हुई। इस क्रांति ने रूस का नक्शा बदल दिया और रूस में विश्व की पहली मजदूर क्रांति सफलता के साथ स्थापित हुई। इसको ही रूसी क्रांति, खूनी क्रांति या नवंबर क्रांति नाम से जाना जाता है। इसने पूरे विश्व के लोगों को बता दिया, यदि मजदूर किसान एकत्र हो जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। यही क्रांति रूसी क्रांति कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, यूएसए और यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया भी कहा जाता है। यूएसएसआर में कुल 15 देश थे। इसमें जोसेफ स्टालिन कौन थे? रूस में यूएसएसआर की स्थापना के बाद, लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जबरन खेतों का सामूहिकीकरण कराया, यानी कि खेतों पर निजी खेती की बजाय सभी मिलकर खेती करेंगे। इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और लगभग अपने जितने विरोधी थे उन सभी को एक तरफ करके हटा दिया। और स्टालिन ने बहुत तेज गति से रूस का एकीकरण किया। उसके साथ साथ इन्हें दूसरे विश्व युद्ध में जीतने का श्रेय भी दिया जाता है। जोसेफ स्टालिन एक बहुत ही कट्टर साम्यवादी नेता थे, जिन्होंने अपने टाइम पर बहुत तेजी से रूस का विकास और विस्तार किया। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। और अगला प्रश्न है, निकिता क्रुश्चेव के बारे में विचार स्पष्ट कीजिए। निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने स्टालिन की तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध किया। इन्होंने अमेरिका से संबंध अच्छे बनाने का प्रयास किया। इनका मानना था कि दोनों देश साथ मिलकर भी विकास कर सकते हैं। इन्होंने नरम शैली का प्रयोग किया। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ? सोवियत संघ अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन था, जिसमें लगभग 15 देश थे, जिसका मुखिया रूस था, परंतु फिर भी कई ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप रूस का विघटन हो गया। नंबर 1, सोवियत संघ के द्वारा अपनी सभी संस्कृतियों को
सभी चीजों को अन्य देशों पर थोपा जा रहा था। सोवियत संघ बार बार यह बता रहा था कि हमारा देश अमेरिका से बहुत आगे है, जबकि वास्तविकता ये थी कि सोवियत संघ अमेरिका से बहुत पिछड़ चुका था। सोवियत संघ बार बार इस बात का दावा कर रहा था कि हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल, हम सब बहुत आगे हैं, परंतु वास्तव में अमेरिका उनसे बहुत आगे निकल चुका था। उसके अलावा रूस में यानी कि सोवियत संघ में खाद्य वस्तुओं की, रोजमर्रा की वस्तुओं की लगातार कमी होती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, और रूस के, सोवियत संघ के बाकी अन्य 14 देश बार बार रूस की कट्टरता का विरोध कर रहे थे। अलग अलग देशों में रूस के प्रति विद्रोह चल रहे थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ एक बड़ा संगठन था और रूस के द्वारा अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी विशेषताएं, इन चीजों को अन्य देशों पर थोपा जा रहा था, जिसे अन्य लोग या अन्य देश स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा रूस अमेरिका से लगातार पिछड़ता जा रहा था। रूस ने अपना बड़ा पैसा सैन्य हथियारों पर, परमाणु हथियारों पर खर्च कर दिया था, जिससे खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हो गई थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं रूस अमेरिका से बहुत पिछड़ चुका था। उसके अलावा रूस की अपनी आंतरिक और बाहरी के कारण सोवियत संघ धीरे धीरे विघटित हो गया। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है झटका देकर उपचार करना। रूस 1990 में बुरी तरह से लड़खड़ा गया था, आर्थिक अवस्था ध्वस्त हो गई थी। तो विश्व बैंक, IMF और अमेरिका के इशारों पर एक प्रणाली अपनाई गई, जिसका उद्देश्य था रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा लगाना। इसके लिए शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, परंतु शॉक थेरेपी का प्रभाव रूस पर बहुत बुरा पड़ा। शॉक थेरेपी के कारण रूस के सभी उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। रूस के लगभग आधे से अधिक बैंक दिवालिया हो गए। रूस की मुद्रा रूबल पूरी तरह से गिर गई। हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी एक प्रकार का इलाज था, जिसका उद्देश्य था रूस के को खड़ा करना, परंतु शॉक थेरेपी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा रूस पर और रूस की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई। तो अपनाया गया शॉक थेरेपी को रूस में 1990 में अपनाया गया, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी के दौरान रूस के सभी बड़े उद्योगों को बहुत ही सस्ते यानी औने पौने दामों पर बेच दिया गया। इस प्रक्रिया को ही विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। सामूहिक खेती प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सामूहिक खेती प्रणाली का अर्थ है किसी क्षेत्र में, किसी गांव में या किसी भी राज्य में निजी तौर से खेती ना करके सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से खेती करें। जो भी लागत आएगी वो सामूहिक रूप से आएगी और सभी लोग मिलकर खेतों में काम करेंगे और जो उपज होगी उसे मिलकर आपस में प्रतिशत के हिसाब से बांट लिया जाएगा। इस प्रणाली को ही सामूहिक खेती के नाम से जाना जाता है। हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। रूस के 2 राज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर आपस में कई गुट बढ़ जाएं और वे गुट आपस में हिंसा के माध्यम से एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था नष्ट हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, इस प्रक्रिया को ही गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नंबर 1, रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई। रूस के लगभग आधे से अधिक बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो गए। रूस की मुद्रा रूबल पूरी तरह से गिर गई। रूस के सभी उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। सामूहिक खेती को नष्ट करके निजी खेती को शुरू किया गया। कुल मिलाकर शॉक थेरेपी ने रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया, यानी रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से और तबाह कर दिया। 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं? 9/11 की घटना किसे कहते हैं? 9/11 की घटना विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है।
अलकायदा आतंकवादी संगठन के कुछ आतंकवादियों ने पूरी योजना के साथ कुछ समय अमेरिका में बिताया। अमेरिका में बिताने में उन्होंने 4 हवाई जहाजों का अपहरण किया। उनमें से 2 हवाई जहाज अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और उन्हें ध्वस्त कर दिया। एक हवाई जहाज अमेरिका के पेंटागन के रक्षा मंत्रालय टकराया और एक हवाई जहाज पास के खेतों में ही क्रैश हो गया। इस आतंकवादी हमले में अमेरिका के लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए और इसे विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जाता है। इस घटना को ही हम 9/11 घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी अल-कायदा आतंकवादी संगठन ने ली थी। रूस के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की व्याख्या की? रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की व्याख्या की। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्निर्माण, यानी कि अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण करना, पुनर्रचना करना, और ग्लासनोस्ट का अर्थ खुलापन, यानी कि अर्थव्यवस्था को अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा जाए। मिखाइल गोर्बाचेव का मानना था किसी भी अर्थव्यवस्था को अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खुलापन और पुनर्निर्माण बहुत ही आवश्यक है। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना काफी है। आपका यह पाठ 2 द्विधा का अंक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण पाठ है। इसको अच्छे से कर लें। धन्यवाद।